हेलो एवरीवन। आज हम वेव्स और ऑसिलेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ ए ड्रिवन और ए फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुनाद की तीक्ष्णता या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है? अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक बल की आवृत्ति के साथ आयाम जिस दर से गिरता है वह अनुनाद की तीक्ष्णता के परिणाम को व्यक्त करता है। यदि अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक की आवृत्ति में न्यून परिवर्तन करने से आयाम पर्याप्त मात्रा में गिरता है तो अनुनाद की तीव्रता तीक्ष्ण कहलाती है, और यदि आयाम में परिवर्तन कम होता है और अनुनाद फ्लैट या सपाट होता है तो उसको हम वीक तीक्ष्णता या वीक शार्पनेस कहते हैं। चित्र में अभी हम देखेंगे, चित्र में खींचे गए जो वक्र है उससे स्पष्ट है कि न्यूनतम अवमंदन की स्थिति में वक्र का ढाल अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ बहुत अधिक है, इसलिए अनुनाद तीक्ष्ण होता है, परंतु अवमंदन के अधिक होने पर अनुनाद सपाट हो जाता है क्योंकि वक्र का ढाल कम होता जाता है, जैसा कि हमने चित्र 2.92 में जो कि पिछले आर्टिकल में कल किया था उससे रेफरेंस देखेंगे। प्राणोदित दोलक का वेग या वेलोसिटी ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट में प्रणोदित दोलक का विस्थापन समीकरण 8 द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध का उपयोग कर दोलक का किसी समय t पर वेग v = dx/dt = ओमेगा x0 cos of ओमेगा t - y के बराबर होगा, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा x0 साइन ऑफ ओमेगा t -5 + π/2। कॉस को हमने साइन की टर्म्स में लिखा है और इसको वापस लिख सकते हैं ओमेगा x0 साइन ऑफ ओमेगा t -5 + π/2, और दिस इज इक्वल टू ओमेगा x0 साइन ऑफ ओमेगा t -5, जो कि समीकरण 19 से प्रदर्शित किया गया है, जहाँ x0 तथा फाई के मान समीकरण 7 तथा 6 द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। इस प्रकार वेग परिवर्तन का आयाम v0 = ओमेगा x0, और x0 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे तो ओमेगा f0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर इज टू हाफ, जैसा कि हमने कल ये सारा सॉल्व किया था। इसी को रीराइट किया है अगली फॉर्म में लिखने के लिए। ये लिखा हमने f0 अपॉन m डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r² से इसको हमने ओमेगा से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद f0 और ये टर्म आएगी इसको हमने कैपिटल f0 और इन f0 की टर्म्स में लिखते गए, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अतः वेग की कला विस्थापन की कला से π/2 अग्रणी है। वेग का आयाम आरोपित बल की आवृत्ति पर निर्भर करता है, अतः इसका मान अधिकतम होने के लिए समीकरण 20 में डिनोमिनेटर न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात जो न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r² इज टू हाफ। इसका मान हमेशा न्यूनतम होना चाहिए अगर इसकी वैल्यू हमें v0 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं d/d ओमेगा इज इक्वल टू, मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, d/dt ऑफ दैट टर्म इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो d/d ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r² इज टू हाफ। ये जो वैल्यू है हमारी ये किसके बराबर होनी चाहिए अब आपकी, अगर हम मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस रखेंगे इस पर तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर होगी। अब इस इक्वेशन को रीओपन करके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, और सॉल्व करने पर फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिससे अधिकतम v0 के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। इस अवस्था को वेग अनुनाद की अवस्था कहते हैं, और वेग अनुनाद की अवस्था में जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है v0 इज इक्वल टू v0 मैक्सिमम इज इक्वल टू f0 अपॉन 2r इज इक्वल टू कैपिटल F0 m अपॉन m लेमडा, और f0 अपॉन लेमडा के बराबर हो जाएगी। यही ग्राफ में बनाया हमने, एक तरफ ओमेगा लिया एक तरफ f0 अपॉन लेमडा लिया है, और फिर इसकी स्थिति है मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास वेलोसिटी की f0 अपॉन लेमडा। तो हमने देखा कि जो पीक है इसकी शार्पनेस है वो f0 अपॉन लेमडा तक मैक्सिमम होगी, 0 से लेके ये मान बढ़ता जा रहा है,
और उसके बाद वापस ये घटेगा। अर्थात अधिकतम वेग आयाम अवमंदन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ओमेगा इज टेंडिंग टू ज़ीरो, V0 इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा 0 के बराबर। तो V0 इज इक्वल टू F0 अपॉन लेमडा अधिकतम है, तो यहाँ पे ओमेगा इन्फिनिटी होगा, तो V0 हमारा 0 को टेंड कर जाएगा। और व्हेन ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0 तथा अवमंदन अत्यल्प हो, तो V0 इज इक्वल टू F0 अपॉन ओमेगा, और दिस इज इक्वल टू कैपिटल F0 अपॉन m ओमेगा 0। वेग आयाम की आवृत्ति पर निर्भरता हमें ये यहाँ पे जो आगे चित्र बनाया गया है इसमें दिखाया गया है। आरोपित बल के सापेक्ष कला कोण डेल्टा से पीछे रहता है, जहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 5 माइनस π/2 के बराबर होता है। जब ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0, तो फाई इज इक्वल टू 0 तथा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस π/2 होता है। अतः अल्प आवृत्तियों के लिए हम कह सकते हैं कि वेद प्राणोदित बल के सापेक्ष π/2 कला कोण से आगे रहता है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर फाई इज इक्वल टू π/2 तथा डेल्टा इज इक्वल टू 0, अर्थात वेग अनुनाद की अवस्था में प्राणोदित बल तथा दोलक का वेग समान कला में रहते हैं। जब ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो फाई इज इक्वल टू पाई, जिससे डेल्टा इज इक्वल टू π/2 कला कोण के पीछे रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रणोदित दोलक की ऊर्जा तथा ऊर्जा अनुनाद, एनर्जी ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड एनर्जी रेजोनेंस। यदि किसी अवमंदित सरल आवृत्ति दोलक पर प्रत्यावर्ती बल F इज इक्वल टू F0 साइन ऑफ ओमेगा t कार्यरत है, तो स्थायी अवस्था में प्राणोदित दोलक का विस्थापन, जो हमारे पास इक्वेशन थी पहले, उसके जो इक्वेशन 8 ये हमने स्टैंडर्ड ली थी, उसके द्वारा प्राप्त होता है x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 5। यहाँ x0 तथा फाई के जो हमारे पास है, ये x0 और जो फाई है इसके मान कितने हैं। x0 हमारे पास है F0 अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज टू हाफ। ये पहले निकाल चुके हैं हम लास्ट आर्टिकल में। और फाई की वैल्यू वहाँ निकाली थी हमने, टेंजेंट इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अतः दोलक का वेग कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू थी x की, डिस्प्लेसमेंट की, वेग निकालना था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो v इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा x0 कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस 5 के बराबर होगा, जो कि समीकरण 3 से दिखाया गया है। अब हम गतिज ऊर्जा की मान निकालते हैं। प्राणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा की वही k कितना होता है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर है हमारे पास dx/dt का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे ऊपर आर्टिकल से dx/dt की, तो इक्वेशन आ गई k इज इक्वल टू हाफ ऑफ mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5, जो कि समीकरण 4 से प्रदर्शित किया गया है। एक दोलन के लिए दोलक की माध्य ऊर्जा या एवरेज एनर्जी के लिए एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज हो जाएगा 1/2 mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5। अब चूँकि कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5 की एवरेज वैल्यू अगर निकालें तो 1/t 0 to t कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5 dt, और दिस इक्वल टू 1/2 होता है। और एवरेज वैल्यू ऑफ k आ गई हमारे पास 1/4 mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5 से प्रदर्शित कर सकते हैं इसको हम। फिर ये जो मान है हमारे पास x0 का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे को k की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 mf0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसकी एवरेज वैल्यू लें तो एवरेज वैल्यू ऑफ k वापस सॉल्व करेंगे, सब कटने के बाद जो टर्म हमारे पास फाइनली आ जाएगी वो आ गई f स्क्वायर अपॉन 4m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि प्राणोदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा आरोपित बल के आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति ओमेगा 0 से बढ़ाई जाती है, माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर माध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है, तत्पश्चात ओमेगा में वृद्धि करने से माध्य गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। जो चित्र है इससे हम बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है और ये वैल्यू इसके साथ साथ
बढ़ती जाती है। माध्य गतिज ऊर्जा में अधिकतम मान के लिए समीकरण 6 का डिनोमिनेटर के मान न्यूनतम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम होना चाहिए। इसका मतलब ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर की वैल्यू न्यूनतम या मिनिमम होनी चाहिए। इसको जब करेंगे हम सॉल्व तो डी बाई डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। अब दोलक की आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होती है, तब प्राणोदिक दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। अर्थात प्राणोदिक दोलक आरोपित बल लगाने वाले निकाय से अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करता है। दोलक की अधिकतम ऊर्जा की स्थिति को अनुनाद ऊर्जा अनुनाद कहते हैं, जैसा कि जो चित्र है उसके अंदर दिखाया है कि ओमेगा 0 जैसी इसकी वैल्यू हुई है हमें वहाँ पे पीक मिल जाएगा। समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर दोलक की अधिकतम माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी सिग्मा के इज इक्वल टू F0 अपॉन 4m इंटू 1/r स्क्वायर। अगर टॉ को हम 1/2r लिखते हैं तो के मैक्सिमम की वैल्यू हो गई F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टॉ स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होगी के मैक्सिमम F0 स्क्वायर की और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दी टॉ की, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4k, क्योंकि क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 0 टॉ तथा के की वैल्यू m ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर होती है। अब हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। चलित सरल आवर्त जो है दोलक, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें पता है कि हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो हाफ ऑफ के मतलब m ओमेगा 0 एक्स स्क्वायर कर दिया है। समीकरण x का मान फिर वही समीकरण से रखा हमने, यहाँ x0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा x0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। फिर वही इसकी माध्य स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, जो एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी एवरेज वैल्यू जो साइन की निकालेंगे तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी। ये जब वैल्यू उसमें रखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है ये माध्य पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वैल्यू 1/4m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा हमारे पास होती है, टोटल एनर्जी हो जाएगी दोनों की जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के माध्य मान के टोटल के बराबर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी 1/4m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर प्लस 1/4m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर। और ये जो इक्वल हो जाएगी 1/4m ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर के बराबर हमें ये एनर्जी टोटल जो है इसकी प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो दोनों की माध्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का मान यहाँ पे हमेशा समान रहता है।